नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रंजन कुमार और आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। इसमें चल रही है कहानी अत श्री नवल नारायण कथा मेरे उपन्यास बड़ा बाबू के ऊपर आधारित ये वीडियो सीरीज और आज इसका 10वां अंक। पिछले अंक में जहां पे हमने कहानी छोड़ी थी, आपको याद होगा जनार्दन चाचा ने प्रश्न किया था कि रंजन बाबू आप कैसे जानते हैं नवल नारायण के जीवन की इतनी निजी बातें। तो आपको याद होगा जनार्दन चाचा को कहानी रोकते हुए हमने इस बात को बताया था कि नवल नारायण की लिखी 1962 से 1982 तक की 3 मोटी मोटी डायरियां मुझे मिल गई थी और उन डायरियों को मैंने 3-4 बार पढ़ा और उसकी फिर प्रामाणिकता भी ढूंढी और नवल नारायण के सिग्नेचर से उसकी प्रामाणिकता भी मिल गई। तो जो नवल नारायण बताते थे अपने बारे में, जो सुशीला देवी नवल नारायण की पत्नी बताती थी जो कहानियां, वो पूरी तरह से जो उन्होंने लिखा था उससे कॉन्ट्राडिक्ट करती थी, दोनों विरोधाभासी थी। तो जनार्दन चाचा और संजय भैया ने पूछा था इसके आगे की कहानी बताइए। तो इसके आगे की कहानी कहां चल रही थी, इसके पहले कहां कहानी छोड़ा था आपको याद होगा। नवल नारायण गदाईपुर गांव में अपने कई ठिकाने बना चुके थे। नवल नारायण एक हवस के पुजारी थे। अपनी हवस में उन्हें अच्छा बुरा कुछ भी सूझता न था। 12-13 साल की उम्र में जो आदमी को कर्म कर चुका हो और उसके बाद भी वो ना सुधरा हो, उसके बाद ट्रक के खलासी बनकर के नवल नारायण अपने फूफा जी के साथ गए। उसके बारे में भी कुछ विस्तृत चर्चा जनार्दन चाचा को और संजय भैया को हम बाद में बताएंगे, ये मैंने उनसे वादा किया। उस समय के बारे में भी कुछ बातें बताएंगे। तो नवल नारायण की अंततः शादी हो जाती है पचनामा में हंस जी और कंस जी की बहन सुशीला से, और दोंगा होता नहीं है। शादी के बाद नवल नारायण पहुंच जाते हैं सुशीला से मिलने, क्योंकि शादी के बाद उनको सुशीला से मिलने का भी सौभाग्य नहीं मिला। और यह भी हमने आपको बताया था, आपको याद ही होगा कि नवल नारायण की पत्नी सुशीला नवल नारायण से 12 साल बड़ी है। तो नवल नारायण जब पचनामा से बेइज्जत होकर के लौटते हैं तो कसम खा लेते हैं कि अब हम ना तो सुशीला को रखेंगे ना ही पचनामा जाएंगे, और अगर हंस जी और कंस जी अगर कभी गदाईपुर आ गए तो हम झाड़ू लेकर के उन्हें अरवल तक खदेड़ेंगे। और उसके बाद नवल नारायण को डिप्रेशन से निकालने में उनके मित्रों ने काफी मदद की, और जब मित्रों ने मदद की तो मित्रों की मदद का ये सिला दिया नवल नारायण ने कि हर जगह अपनी मित्रों की पत्नियों को ही अपने जाल में फंसाने का चक्र रचने लगे। और इस चक्र में कई जगह वो कामयाब हो गए, कई जगह नाकामयाब भी रहे, लेकिन अपने कई मित्रों के घर उन्होंने अपने ठिकाने बना लिए थे। और इसमें उनका ये जो झोला छाप डॉक्टर बनने का, कंपाउंडर बनने का जो हुनर है वो बड़ा साथ दे रहा था, क्योंकि जहां इनकी दाल गल गई थी, जहां इनकी सेटिंग हो गई थी, वहां जहां दोनों तरफ से गाड़ी चल रही थी, उधर से बुलावा आ जाता था बीमार को देखने के बहाने, और ये चले जाते थे और इसके बाद इनका रास्ता आसान हो जाता था। तो नवल नारायण का समय घर में कम बीता था, घर से बाहर ज्यादा बीतता था, और ऐसे ही दिन पंख लगा करके उड़ते चले गए। जाहिर सी बात है ऐसे रिश्ते कभी छुपते नहीं हैं। तो समाज में, गांव में कई ऐसे लोग थे जिनके बीच ये रिश्ते चर्चा का विषय तो बन गए, लेकिन इस समाज का एक गलत परंपरा में कहता हूं, मुंह पे कोई किसी को कहने का साहस नहीं कर पाता, जबकि जरूरत है कि ऐसे लोगों को इनके मुंह पर कहा जाए। तो पीछे में चर्चाएं खूब होती थी कि नवल नारायण का मित्तल प्रसाद के यहां गलत संबंध है, नवल नारायण के यहां बुची साव के यहां से गलत संबंध है, नवल नारायण का उधर महेंद्र लाल की पत्नी से गलत संबंध है, और भी 5-6 जगह की चर्चाएं होती थी। लेकिन कोई ना तो नवल नारायण को सामने मुंह पे कहता था, ना शीतल प्रसाद को, ना बुच्ची साव को, ना महेंद्र लाल को।
अब नवल नारायण, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, डायरी लिखते थे, तो नवल नारायण अपनी डायरी में लिखते हैं कि नवल नारायण की आर्थिक मदद भी वो और स्त्रियां करती थी। उनके पति कमा के लाते थे और ये उन भाभी जी के पास जाते थे, अवैध रिश्ता बनाते थे और उनसे अपनी ये बात बताते थे कि आज पिताजी पूछेंगे पूरा दिन कहाँ रहे नवल, तो क्या बताएंगे? कहना पड़ेगा ना कि कहीं गए थे डॉक्टरी करने के लिए, फलाने ने बुलाया था। तो अब देखिए नवल नारायण किस किस्म के आदमी आपको समझ में आएंगे, वो आप समझ लीजिएगा। एक शब्द मैं फिर भी नहीं दूंगा, एक शब्द है इसके लिए, लेकिन आप एक शब्द खुद ही ढूंढ लीजिएगा। एक तरह से पुरुष होकर के नवल नारायण देह व्यापार कर रहे थे, अपने आप को बेच रहे थे, क्योंकि उनके पास जाते थे, अवैध रिश्ता बनाते थे और उसके बाद उनसे पैसा भी लेकर के आते थे, ये बताने के लिए कि हमारे पिताजी पूछेंगे तो क्या करेंगे, ताकि इनके लिए पैसे का भी इंतजाम हो जाए। तो कायदे से इनकी डॉक्टरी कंप्यूटरी उतनी नहीं चल रही थी जितना ये हवस के पुजारी नवल नारायण का ये दुकान चल रहा था। जिसके पास जाते थे वो स्त्रियां, अब एक गलत रिश्ता भी इनके साथ है और उसके बाद उसके बदले में इनको पैसा भी देती थी। तो आपने सुना होगा कि स्त्रियां देह व्यापार करती हैं, कभी मजबूरी में, कभी शौक से, अधिकतर मजबूरी में, कभी कभार कोई शौक से, और कई बार मजबूरी में जाकर के फंस जाती हैं ऐसी जगह जहां से उनको निकलने का रास्ता नहीं मिलता, तो फिर वही उनकी जीवन चर्चा हो जाती है। लेकिन ऐसे पुरुष आपने कम सुने होंगे जो अपने शौक से इस तरह के रिश्ते में जाता हो, एक नहीं अनेक स्त्रियों के साथ रिश्ता रखता हो और उसके बदले में वह उनसे उनसे पैसा भी कमा लाता हो, उनसे पैसा भी उगा लाता हो। तो जनार्दन चाचा बोले छी 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 छी। अब तक आप जितना बताए थे रंजन बाबू, थोड़ा बहुत तो इज्जत ढकल था, लेकिन ये जो आप रहस्य खोले हैं, इससे तो नवल नारायण के ऊपर हमको एकदम घृणा आने लगा है। नवल नारायण उनसे पैसा भी लेते थे? मैं बोला बिल्कुल जनार्दन चाचा। और जब बात खुल गई है तो मैं आपको यह भी बताऊं, नवल नारायण ने अपनी डायरी में, जब वो अपने फूफा जी के साथ जाते थे ट्रक पे खलासी बन करके, तो उन्होंने बंगाल में एक सोनागाछी जगह का जिक्र भी किया है और वहां जो गंदे धंधे में लिप्त स्त्रियां हैं उनका जिक्र करते हुए 2-3 स्त्रियों का नाम लिया है और कहा है कि वहां मुझे बहुत प्रेम मिलता है, वहां मुझे वो लोग के पास जाता हूं। और नवल नारायण ने अपने आप को एक तरह से बहुत बड़प्पन करते हुए लिखा है कि लोग जो है जाते हैं और ऐसी जगहों पे जाकर के अपना पैसा लुटा के आते हैं, लेकिन मैं ऐसी जगह पे जाता हूं। और वहां उन्होंने रेखा का जिक्र किया है, मालती का जिक्र किया है, लिखा है वो रेखा और मालती वो मुझे पैसे भी देती हैं, बहुत प्यार भी करती हैं, पैसे भी देती हैं, मैं उनके पास से पैसे भी ले आता हूं। तो हमारे साथ हमारे फूफा जी जाते हैं, वो अपना पैसा गंवा के आते हैं, लेकिन मैं जाता हूं और मैं वहां से साथ में पैसा कमा के भी लाता हूं और मैं फूफा जी को बताता हूं तो फूफा जी अवाक होकर मुझे देखते रह जाते हैं। तो नवल नारायण इस तरह के कार्यक्रम पहले ही करते थे जब वो 13-14 साल के थे, उसी उम्र में। अब मुझे नहीं पता कि उन गंदी बदनाम बस्तियों में सोनागाछी के वो वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाएं किस वश में होकर के, या कौन सी भावना के अतिरेक में आकर के, कौन सी भावना के अतिरेक में आकर के नवल नारायण को पैसे दे दिया करती होंगी। पहले तो ये गलत सलत रिश्ता बनाने वहां जाते थे और उसके बाद वो स्त्रियां इनको पैसे भी दे देती होंगी। और ये आदत इनको लग गई जब ये गांव में आए और मित्तल प्रसाद के घर जाने लगे। मित्तल प्रसाद की पत्नी से इनके बड़े प्रगाढ़ संबंध बन गए, बुच्ची साहू की पत्नी से बड़े प्रगाढ़ संबंध बन गए और महेंद्र लाल की पत्नी से तो बन ही गए थे, और भी 5-6 ठिकाने थे। तो ये उन जगह से पैसा भी ले आते थे, ये कह करके कि मैं अभी जाऊंगा, शाम में पिताजी पूछेंगे, दत्त बाबू पूछेंगे कि पूरा दिन कहाँ रहे नवल, आज कितनी की डॉक्टरी करी, आज कहीं से बुलावा आया था तो मैं क्या बताऊंगा। तो वो स्त्रियां अपने पति के कमाए हुए गाढ़े कमाई से पहले तो नवल नारायण के साथ अवैध रिश्ते बनाती थी और उसके बाद नवल नारायण को उसका मेहनत आना भी देती थी। तो वो नवल नारायण की कमाई थी। अब आप इसको मेहनत की कमाई नवल नारायण की कह सकते हैं।
तो नवल नारायण की मेहनत की कमाई थी, ये नवल नारायण का धंधा था, जो इनका धंधा बड़े जोर शोर से चल रहा था। अब हमने जनार्दन चाचा को कहा कि अब इधर की कहानी आपको बता दिया, आप चलते हैं पचनामा, उधर देखते हैं उधर क्या होता है, उधर क्या हो रहा है। तो इस तरह से बहुत तेजी से समय बीतता जा रहा था। और वो जो विष्णु पठकवा था, उसका तो इधर उधर आना जाना लगा हुआ था। वो इधर आता था, फिर नवल नारायण को चिढ़ा जाता था, कहता था मैं पचनामा से होके आया हूं, सुशीला एकदम मस्त है, तुम्हारे पास कोई चिट्ठी उठी नहीं आया। तो नवल नारायण कहते थे हमको सुशीला का मुंह भी नहीं देखना है, फालतू बकवास मत करो, जाओ मेरे सामने से। न मैं सुशीला को चिट्ठी लिखता हूं, ना मुझे सुशीला का कोई चिट्ठी चाहिए, ना ही मुझे सुशीला को वापस लाना है। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। तो आप जान ही रहे हैं कि उधर विष्णु पाठक वो उधर पचनामा भी जाता था, और सुशीला देवी का तो पूर्व प्रेमी था ही, और इधर आके नवल नारायण को भी चिढ़ा जाता था, इधर भी मजे ले जाता था। तो इस तरह से 2.5 साल से ज्यादा का समय नवल नारायण की शादी के गुजर गए। तीसरा साल प्रवेश हो गया था। तीसरे साल में नवल नारायण की शादी के बाद समय का प्रवेश हो चुका था। और इस दौरान हंस जी की हंसनी ने 3-4 बार ऐसे नाजुक मौकों पर आपत्तिजनक परिस्थिति में सुशीला को कभी रतन मिश्र के साथ पकड़ लिया, कभी नबी मियां के साथ पकड़ा, और कभी ये विष्णु पठकवा के साथ पकड़ा। हर बार वो चेतावनी देती थी घर में, और वो किसको बताती? माता पिता को सुशीला के कोई लेना देना था नहीं, और जो हंसनी जी थी उनके हंस जी दूर रहते थे। तो जब वो छुट्टी पे आते तो बताती थी कि ऐसे ऐसे हमने परिस्थितियां देखी हैं। तो इस बार जब हंस जी आए, जब तीसरा साल लग गया, तो हंसनी जी बिल्कुल खार खाए बैठी थी, क्योंकि उन्होंने 7 दिनों के अंदर सुशीला को कई बार चेतावनी देने के बाद भी उन्होंने देखा था कि कभी विष्णु पठकवा के साथ, कभी वो रतन मिश्र के साथ, और कभी कभी वो अपने चाचा के उम्र जैसे नबी मियां के साथ, ये आपत्तिजनक परिस्थितियों में बार बार पकड़ी जा रही थी। अब हंस जी की हंसनी को यह भी डर लगता था कि मैं भाभी हूं, अगर मैं इसकी शिकायत इसके माता पिता से करूंगी तो ये सुनेंगे समझेंगे नहीं, क्या पता मेरे पति ही मुझे गलत ना समझने लग जाए, कहे मेरी बहन को ऐसे कर रहा है, क्योंकि इनके माता पिता उनका साथ दे देंगे। तो उनका मुंह बंद था, उन्होंने बहुत सब्र के साथ इंतजार किया। और जब हंस जी छुट्टी पर आए, तब हंस जी को बताया कि अपनी बहन का जल्द से जल्द आप दोंगा क्यों नहीं कर देते हैं, या बिना दोंगा किए, बिना मेहमान को यहां आए थे तो उनको भी वो ऐसे ही भगा दिया, या ऐसे ही मामू बनने का शौक है क्या? क्योंकि सुशीला ऐसा गुल खिलाने में लगी है जो बिना अपने पति से मिले ही आपको मामू बनाने की क्षमता रखती है। अगर आपको ऐसे मामू बनने का शौक है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। अब हंस जी के पैर तले जमीन खिसक गई। उनको एहसास हुआ कि हमने गलती तो कर दी है। नवल नारायण आए थे तो समाज के भय से हमने उनको भगा दिया था, कह दिया था दोंगा जब तक ना हो तब तक आने का रिवाज नहीं है। और सुशीला की शादी करने के पीछे की वजह यही थी, क्योंकि सुशीला इन सब कर्मों में लिप्त थी पहले से। तो हंस जी के हंसनी जी ने हंस जी को बहुत सुनाया, यह भी सुनाया कि आपके पिताजी माताजी को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, उनको तो केवल बाल बच्चे पैदा करते जाने से मतलब है, उनको ना देखभाल करना है, ना उनकी परवरिश का ध्यान रखना है, न ही उनको ये लेना देना है कि उनके पैदा किए हुए बाल बच्चे कर क्या रहे हैं। तो हंस जी ने चुपचाप हंसनी जी की सब बातें सुनी, क्योंकि हंस जी अपनी हंसनी जी को बहुत प्यार करते थे, और हंसनी जी बहुत अच्छी महिला भी थी। तो वो चाहती थी घर भी नहीं टूटे, परिस्थितियां भी ठीक हो जाए। तो हंस जी ने उनसे कहा कि आप सुझाव दीजिए क्या करें, गलती तो हो गई है, सुशीला का दोंगा शायद 1 साल के अंदर ही कर देना चाहिए था, ये हमने नहीं किया, ये हमसे भूल हो गई है। तो हंसनी जी ने कहा कि जल्दी से आप दोंगा का बात करिए, जाइए दत्त बाबू के पास और जल्दी से बात करिए कि सुशीला का दोंगा कर दिया जाए।
तब हंस जी ने वादा दिया कि कल ही मैं जाता हूं, और अगले दिन हंस जी चल पड़े दत्त बाबू के घर। अब गनीमत है, दत्त बाबू के घर जिस वक्त हंस जी जिस वक्त पहुंचते हैं, उस वक्त नवल नारायण नहीं थे वहां पे। अब जब नवल नारायण नहीं थे तो हंस जी पहुंचते हैं और दत्त बाबू के सामने प्रस्ताव रखते हैं कि तीसरा साल शुरू हो गया है और हम चाहते हैं कि अपनी बहन का दोंगा कर दें और नवल नारायण जी का दोंगा हो जाए और हमारी बहन अब आपके घर में आए और यहां रहे। तो दत्त बाबू कहते हैं कि नवल से एक बार राय ले लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो हंस जी ने उनको कहा कि इसमें नवल नारायण की राय लेने की ऐसी क्या जरूरत है, आप गार्जियन हैं, आप इसका निर्णय ले सकते हैं। तो दत्त बाबू को भी थोड़ा जो उनका जो स्वाभिमान था वो जागा कि हाँ, मुझे पूछने की जरूरत क्यों होनी चाहिए, मैं गार्जियन हूं। तो दत्त बाबू ने कहा कि तो ठीक है, दोंगा का दिन रख देते हैं। और दत्त बाबू खुद ही पुरोहित का काम करते थे, तो तुरंत पंचांग देखा गया और दोंगा का एक दिन 15 दिन बाद का फिक्स कर दिया गया। दोंगा का दिन तारीख धरा करके और हंस जी तुरंत रवाना हो गए बिना नवल नारायण से मिले। नवल नारायण तो अपने गांव में पता नहीं कहीं मस्त थे, घूम रहे थे। तो इस प्रकार से हंस जी वापस लौटते हैं पचनामा सुशीला के दोंगा का दिन तय करके। और इधर नवल नारायण जब शाम को मिलते हैं दत्त बाबू से, तो दत्त बाबू उनको बताते हैं कि आपके दोंगा की तारीख ये तय कर दी है। और उसके बाद फिर नवल नारायण अपना ड्रामा शुरू करते हैं, क्योंकि नवल नारायण को पता चल जाता है अब नवल नारायण को सुशीला में कोई रुचि तो थी नहीं बची हुई। अब नवल नारायण को लग रहा था कि मेरे खेल में अब अगर आ गई सुशीला यहां तो रुकावट डालेगी, और उनको अपनी हुई बेइज्जती भी याद थी पचनामा में। तो वो फिर से वापस अपना ड्रामा चालू करते हैं और कहते हैं मुझे किसी हाल में दोंगा नहीं कराना है। अब धीरे धीरे करके दोंगा की तारीख नजदीक आ जाती है। बाप बेटे के बीच ये कलह बढ़ता चला जाता है और ये बाप बेटे के बीच की कलह की दीवार टूटती नहीं है। तब दत्त बाबू पहुंचते हैं अपने पिताजी के शरण में, और दत्त बाबू के पड़ोसी थे चंद्रदीप साव, जो उनके बड़े भाई जैसे भी थे और दोस्त जैसे भी थे। तो चंद्रदीप साव और दत्त बाबू के पिताजी ने सलाह दिया कि ऐसा है, अब अगर नवल तैयार नहीं है तो सब कुछ नवल की मर्जी से थोड़ी ही होगा। जब गार्जियन है और आप पिता होकर के आपने जबान दे दी है कि हम दोंगा करा के लाएंगे, तो दोंगा कराइए, जाना चाहिए आपको, आप खुद जाकर के दोंगा करा करके ले आओ। तो चंद्रदीप साव के ज्यादा समझाने पर दत्त बाबू के पिताजी ने भी इसमें सहमति भरी। तो दत्त बाबू ये निर्णय लेते हैं कि चाहे नवल जाए या ना जाए, हम नवल का दोंगा उसी दिन तय तारीख में जाके करा करके ले आएंगे। तब एक समस्या आती है दत्त बाबू के सामने। बताया जाता है कि पतोहू के रोने की आवाज जो है नहीं सुनते हैं दोंगा कराने जाते वक्त, ससुर को नहीं सुनना चाहिए, ये परंपरा में है। तो जनार्दन चाचा हंसे, बोले ऐसा नो परंपरा होता है का रंजन बाबू? मैं बोला जनार्दन चाचा उस वक्त ऐसी परंपराएं चलती थी और ये कहा जाता था कि लड़की के जो ससुर हुए उन्हें नहीं जाना चाहिए, और अपनी होने वाली बहू जो हो चुकी है, जो दोंगे के बाद आने वाली है, उसकी रुलाई ससुर के लिए सुनना शुभ नहीं होता है, वो अशुभ होता है दोनों घरों के लिए। तब नवल नारायण जा नहीं रहे थे और कोई उपाय था नहीं, तो दत्त बाबू ने निर्णय लिया कि मुझे जाना तो है। तो दत्त बाबू के पिताजी ने कहा कि ऐसा करो, कोई ज्यादा भीड़ भाड़ लेकर के मत जाओ, जब नवल जा ही नहीं रहा है तो ज्यादा बड़ा उत्सव बनाने की जरूरत नहीं है, आप और चंद्रदीप साव दोनों चले जाइए चंद्रदीप साव के साथ। तो दत्त बाबू ने उनके निर्णय को मान लिया। दत्त बाबू अपने पड़ोसी और बड़े भाई जैसे मित्र
चंद्रदीप साहू को साथ लेकर के नियत तिथि पर, नियत समय पर पहुंच जाते हैं मखदूमपुर तक। और मखदूमपुर जाके कहते हैं कि हंस जी को जाकर के कह दीजिएगा कि ये परंपरा के चलते मैं यहां नहीं आ पा रहा हूं, चंद्रदीप साहू आप जाइए और नवल की कन्या का दोंगा करा के ले आइए। तो चंद्रदीप साहू कहते हैं कि ऐसे कैसे होगा, आप हमको गांव में पिटवाना चाहते हैं क्या? तब दत्त बाबू तैयार होते हैं कि अच्छा तो ठीक है, हम चल रहे हैं बात करके, लेकिन हम विदाई से पहले ही लौट आएंगे, रोलाई नहीं न सुनना है। तो फिर दत्त बाबू चंद्रदीप साहू के साथ हंस जी के पचनामा में पहुंचते हैं और पचनामा में उनके दरवाजे पर पहुंच के फिर आओ भगत होती है। हंस जी हैरान और परेशान कि दोंगा कराने के लिए दूल्हा आया ही नहीं है। तो दत्त बाबू अपनी समस्या समझाते हैं। तो हंस जी के हंसनी जी समझाती हैं कि कोई बात नहीं, जैसे भी हो फिलहाल कन्या की विदाई हो जानी चाहिए, ज्यादा लफड़े में मत पड़िए। तो हंस जी निर्णय लेते हैं कि सुशीला की विदाई कर दी जाए। और सुशीला की विदाई होने से पहले मुंह अंधेरे दत्त बाबू मखदूमपुर के लिए रवाना हो जाते हैं और नवल नारायण की दुल्हन सुशीला को लेके चंद्रदीप साहू बैलगाड़ी पे बैठ के मखदूमपुर के लिए रवाना होते हैं। और मखदूमपुर से फिर ट्रेन पकड़ के इनको जहानाबाद आना था और जहानाबाद से बस पकड़ के फिर अरवल आना था और फिर अरवल से बैलगाड़ी करके गदाईपुर तक पहुंचना था। ये प्रोग्राम था दत्त बाबू का और चंद्रदीप साहू का। तो सुशीला की विदाई हो जाती है बिना दूल्हे के। नवल नारायण अपने दोंगा में नहीं आते हैं और बिना अपने पति के ही सुशीला अपने ससुराल की ओर प्रस्थान करती है। और पीछे पीछे बैलगाड़ी के रोते हुए रतन मिश्र मखदूमपुर तक आते हैं विदा कराने। विदा कराने नहीं, विदा करने। अब गांव वाले तो समझ रहे हैं कि रतन मिश्र गांव मोहल्ले का है तो भाई जैसा है, इसलिए रोते हुए जा रहा है। अब ये तो केवल हंसनी जी को पता था और हंस जी को पता था कि रतन क्यों रो रहा है और क्यों मखदूमपुर तक गया है विदा करने। और कंस जी को तो उस वक्त तक ये सब समझ ही नहीं आता था, वो तो बहुत छोटे से बच्चे थे। तो इस तरह से सुशीला पचनामा से विदा हो जाती है। और जैसा मैंने बताया वैसे मखदूमपुर तक बैलगाड़ी से आके, फिर जहानाबाद तक ट्रेन से जाके, फिर जहानाबाद से बस में जाके अरवल उतर के, फिर अरवल से गदाईपुर तक फिर से बैलगाड़ी में जाकर के घर पहुंचती है नवल नारायण के। और जब घर पहुंचती है तो वहां पता चलता है कि नवल नारायण गांव छोड़ के कहीं भागे हुए हैं, 2 दिन से दिखाई नहीं पड़े हैं। जैसे ही इनके पिताजी इधर से उधर निकले हैं वैसे ही नवल नारायण भी घर से गायब हैं। गांव में है कि नहीं, नहीं देखा गया है। तो दत्त बाबू परेशान होते हैं और कहते हैं ठीक है, हम दुल्हन विदा करा के ले आए, अब नवल को बाद में खोजते हैं, पहले जो रस्म है वो निभाया जाए। तो वहां अगवानी करने के लिए उधर विष्णु पठकवा आ जाता है। जैसे उसको पता चलता है कि सुशीला का दोंगा हो रहा है तो रतन ने वहां से विदा कर दिया था पचनामा से। अब रतन भी सुशीला देवी का कौन लगता है हम आपको पहले ही बता चुके हैं, और विष्णु पठकवा भी कौन है आपको पहले बता चुके हैं। तो एक ने वहां से विदा किया और दूसरा यहां रिसीव कर रहा है, और नवल नारायण तो पिक्चर से गायब है। तो जनार्दन चाचा और संजय भैया पूछे कि रंजन बाबू ये नवल नारायण कहां भाग गए थे। हमने कहा जनार्दन चाचा नवल नारायण भाग के कहां जाएंगे, वो महेंद्र लाल के यहां छुपल थे। महेंद्र लाल को बोले हमको अपने घर में छुपा दो, हमको गांव में कोई नहीं देखना चाहिए। तो महेंद्र लाल उनको एक कमरे में रख दिया था और वहीं पे उनको खाना पीना दे रहा था।
और नवल नारायण उसी के घर में छुपे हुए थे। बोले हमको अपनी पत्नी के सामने जाना नहीं है और हमको कोई अब रिश्ता निभाना नहीं है, और ये जबरदस्ती है। दत्त बाबू गए हैं हमारे पिताजी दोंगा कराने, तो वो दोंगा करा के ला रहे हैं, उन्हीं को रखने दो सुशीला को, हम नहीं रखेंगे। तो जनार्दन चाचा बोले बड़ा डिहंडल थे नवल नारायण ना। तो मैं बोला जनार्दन चाचा, जो नवल नारायण उस वक्त गलत सलत रिश्ता भी बनाते थे और उन औरतों से पैसा भी लेके आते थे, जो इस तरह की हरकतें भी कर सकता हो, और जो पूरे गौरव के साथ अपनी ये गाथा अपनी डायरी में लिख सकता हो कि मैं सोनागाछी जाता था और लोग जाते हैं बेश्याओं के पास जाके अपना धन लुटवा के आते हैं, मैं भी कई जगह लुटवा के आया हूं, लेकिन कुछ ऐसे जगह भी हैं जहां से मैं कमा के भी लाया हूं, मैं वहां से लौटते वक्त उनसे पैसे लेके आता हूं। तो वही कार्यक्रम ये अपने गदाईपुर गांव में भी शुरू कर चुके थे। जिन जिन के साथ रिश्ते में थे उनको कहते थे मैं अपने समय का हिसाब बाबूजी को कैसे दूंगा कि मैंने आज क्या किया। तो उसके बदले में उनकी अपनी पति की गाढ़ी कमाई में से वो औरतें चुराए हुए पैसे इनको नवल नारायण को दे दिया करती थी। तो जिस आदमी का चरित्र इस प्रकार का हो, अब उसको डेहंडल कहेंगे या और क्या कहेंगे, ये एक शब्द तो आप ही लोग ढूंढ सकते हैं। हम तो केवल नवल नारायण ने जो जो किया है हम वो कहानी बता रहे हैं। तो संजय भैया कहे इसके बाद क्या हुआ रंजन बाबू? हमने कहा संजय भैया, अब अभी तो लघु शंका ही नहीं, इतना कहानी बताते बताते नवल नारायण के ना मुझको दीर्घ शंका भी लग गया है आज। और हमारे व्यूअर्स को याद होगा, पहले ही हमने बताया था, हमने जनार्दन चाचा को भी याद दिला दिया, पहले ही आपको नियम कानून बताए थे ना कि जो इस कहानी को पढ़ेगा उसके वक्ता को हर अध्याय की समाप्ति पर शंख बजाने के बजाय लघु शंका जाना पड़ेगा, और जब 5 अध्याय की समाप्ति हो जाएगी तो लघु शंका के साथ दीर्घ शंका भी करना पड़ेगा। और अभी तो आज 10वां का अध्याय समाप्त होने में अभी और थोड़ा देर ही था, मुझे अब प्रेशर फील हो रहा है, तो क्यों ना यहीं पर अध्याय 10 समाप्त कर दिया जाए और मैं लघु शंका दीर्घ शंका दोनों एक साथ करके आ जाऊं, अगर आपकी इजाजत हो। तो संजय भैया कहे रंजन बाबू, नियम का पालन जरूर होना चाहिए, क्योंकि लेखक आप हैं, चरित्र सब आपके हैं, कहानी भी आपकी बनाई हुई है, नियम भी आप ही का चलेगा। और आपने पहले ही कह दिया था कि 5वें अध्याय की समाप्ति पर दीर्घ शंका जाना पड़ेगा वक्ता को, वैसे ही अगला 5 अध्याय समाप्त होगा तो फिर दीर्घ शंका जाना पड़ेगा। तो दीर्घ शंका जाने का वक्त हो गया है आपका। तो हमने कहा तो मैं चलता हूं संजय भैया, लघु शंका और दीर्घ शंका करके आता हूं, और इसके आगे की कहानी आपको बाद में बतावेंगे। तो जनार्दन चाचा और संजय भैया दोनों एक साथ बोल उठे, नवल नारायण तुझे लानत है, तुझे लानत है, तुझे लानत है। कैसा कैसा धंधा करते थे नवल नारायण, कंप्यूटरई के आड़ में स्त्रियों से, अपने दोस्तों के मित्रों की पत्नियों से पहले तो गलत सलत रिश्ता बनाया और उनसे पैसा भी लेते थे उसके लिए। छी 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 छी। ये कहते हुए जनार्दन चाचा और संजय भैया आपस में बात करते हुए नवल नारायण को लानते भेजते रहे, और मैं चल दिया कि अब लघु शंका और दीर्घ शंका से निपट आता। तो आप सभी व्यूअर्स भी हैं समझदार, अब जब तक मैं लघु शंका और दीर्घ शंका से निपट के 11वें अध्याय की कहानी इनको नहीं सुनाता हूं कि अब इसके आगे सुशीला के साथ क्या होता है, नवल नारायण के साथ क्या होता है, इसके आगे की कहानी कैसे बढ़ती है, तब तक आप सभी भी, आप में से कुछ होंगे जो नवल नारायण की जय जयकार करेंगे, क्योंकि कुछ लोग नवल नारायण के जैसे खुद ही होंगे। वो अगर कहानी सुन रहे हैं तो नवल नारायण के आप जय जयकार करिए, और जो अच्छे धार्मिक लोग हैं जिनको लगता है कि नवल नारायण जैसा चरित्र दुनिया में नहीं होना चाहिए, और अगर सामने मिल जाए तो कितने थप्पड़ मारने की जिनको दिल में इच्छा हो, आप लोग थप्पड़ तो नहीं मार सकते क्योंकि नवल नारायण आपके सामने नहीं है, तो आप लानते भेजिए।
तो मिलता हूं मैं आगे, तब तक के लिए सभी व्यूअर्स को नमस्कार। मैं हूं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। वैधानिक चेतावनी आप याद रखिएगा, दोहराने की जरूरत नहीं है। इस कहानी का किसी जीवित मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, ये लेखकीय घोषणा है, लेकिन मजा तो आपको तभी आवेगा जब आप मान के चलेंगे कि मैं जो ये कहानी आपको बता रहा हूं, ये जैसे का तैसे हूँ बहू वैसे ही, अगर कहीं घट भी रहा है तो आनंद लीजिए। सप्रेम नमस्कार।